हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज की एमसीक्यू सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का एक बंच जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर एमसीक्यू का पार्ट सेकेंड वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो पार्ट सेकेंड वीडियो में 50 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम के लिए, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एग्जाम के लिए और जो अभी लेटेस्ट आया है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जाम के लिए और इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम होने वाला है और लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यानी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपनी वैकेंसीज निकाली हैं और अब उसके साथ साथ राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी अपनी बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं। यानी इस टाइम पे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अपनी वैकेंसीज निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत पोस्ट निकल रही हैं और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कम से कम 2300 समथिंग पोस्ट जो हैं वो निकली हैं। वो डिफरेंट कैटेगरीज की हैं। तो अगर आप चाहते हो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में और जानना कि इसके अप्लाई करने की डेट क्या है तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 16 मार्च 2021। तो 16 मार्च 2021 तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी हैं और इसके लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए है तो आप मेरी वेबसाइट में विजिट कर सकते हो। वहां पे मैं इस टाइप की जो भी वैकेंसी निकलती है उनके अपडेट रेगुलरली देती रहती हूँ। तो इस टाइप के अपडेट के लिए मेरी वेबसाइट को आप फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिए, उसमें विजिट करते रहिए और जितने भी नोट्स हैं मेरे वो भी आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे जो है www.quick-learn.in। अब यहाँ पे मैं आपको फटाफट से बता दूं कि जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी निकली है 2021 के लिए उसका पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये सीबीटी एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपको पूछा जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज वाले क्वेश्चंस यानी अगर आपका इलेक्ट्रिकल से आपका इंजीनियरिंग है या डिप्लोमा है या आईटीआई है, जो भी वैकेंसी निकली है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन होंगे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे आपके प्रोफेशनल नॉलेज पे बेस्ड। इसके साथ ये जो 60 क्वेश्चन है वो टोटल 120 मार्क्स के होंगे। 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए टोटल टाइम जो दिया जाएगा वो 60 मिनट्स का होगा। उसके बाद ये तो प्रोफेशनल क्वेश्चंस की या प्रोफेशनल नॉलेज की बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे
रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का एक सेक्शन बनाया है। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो 8 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है जीके के यानी जनरल नॉलेज के 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 48 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद जनरल हिंदी के भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये भी 8 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश का भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 8 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स के भी 8 क्वेश्चंस होंगे, वो 8 मार्क्स के होंगे, यानी ये भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और इन सबको करने के लिए, यानी नॉन टेक्स्ट सेक्शन को करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होगा। तो इस पूरे टाइम पीरियड को 120 मिनट्स को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 60 मिनट टेक्निकल पोर्शन को सॉल्व करने के लिए दिया है, जहां पे आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे, और 60 मिनट दिए हैं नॉन टेक्निकल पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से टोटल 120 मिनट का टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपको टोटल 140 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इन 140 क्वेश्चन जो हैं वो 200 मार्क्स के होंगे, और उनका मार्क्स का डिवीजन कैसा होगा वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो इस टाइप का कुछ एग्जाम का पैटर्न होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि किस टाइप के नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस तो अपन को पता है कि जो आपका फील्ड होगी, यानी जो आपकी ब्रांच है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल की बात करो यहाँ पे, तो कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले सेक्शन है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के लिए इन्होंने बेसिकली इसमें पूछा जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, शेप एंड मिरर इमेजेस, क्लॉक, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। इवन नंबर, ऑड नंबर और ऑड मैन आउट, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको पूछी जाएंगी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्लास 12th लेवल की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लास 12th तक की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस। ये वाला जो सेक्शन है उसमें करेंट इवेंट्स जो हैं उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, या फिर जो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ राजस्थान है, यानी जो राजस्थान के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, या वहां पे जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, करंट इश्यूज चल रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो भी रिसेंट न्यूज चल रही है, हाईलाइटेड न्यूज है, उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जियोग्राफिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इन किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा राजस्थान को, यानी राजस्थान पे बेस्ड गेम्स, राजस्थान पे बेस्ड स्पोर्ट्स, राजस्थान पे बेस्ड रिसेंट न्यूज, इन पे ज्यादा फोकस होगा। यानी स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया है राजस्थान को। कोई भी इवेंट होगा वो राजस्थान से जो रिलेटेड होगा वो ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में हिंदी ग्रामर और हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्लास 10th लेवल तक के होंगे। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में भी जनरल इंग्लिश ग्रामर वगैरह पूछी जाएगी, ये भी क्लास 10th के लेवल की होगी। तो ये एग्जाम पैटर्न है नॉन टेक्निकल का, तो ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको टेक्निकल तो करना ही है, क्योंकि टेक्निकल का भी एक बहुत बड़ा वेटेज है, तो वो आपको करना ही है। तो इस तरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलते हैं आपके, उनमें सब में आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो कोई भी एग्जाम आपको देना है तो उसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, अपनी टेक्निकल प्रिपरेशन, अपनी नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन।
तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा आपको वो एग्ज़ाम टफ नहीं लगेगा अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन देख रहे हैं टॉप 50 MCQ क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। Why microcontroller are not called general purpose computer? हम माइक्रो कंट्रोलर को जनरल पर्पस कंप्यूटर क्यों नहीं कहते? तो जैसा कि आप जानते हो कि माइक्रो कंट्रोलर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो अगर माइक्रो कंट्रोलर को डिजाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए हम उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं कहते। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है, माइक्रो कंट्रोलर आर डिजाइन टू परफॉर्म अ डेडिकेटेड टास्क। मतलब माइक्रो कंट्रोलर को डिजाइन किया गया है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इसे हम जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं कहते। और माइक्रो कंट्रोलर के मैं एक दो एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ। जैसे आपके घरों में वॉशिंग मशीन होगी, वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिवाइस है, या आपके घर में माइक्रोवेव अवन है, वो भी एक माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है। को परफॉर्म करने के लिए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द राइट माइक्रो कंट्रोलर ऑफ अवर चॉइस? एक राइट माइक्रो कंट्रोलर चॉइस करने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्योंकि जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर को चूज करते हैं, राइट माइक्रो कंट्रोलर को चूज करते हैं, तो स्पीड एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि स्पीड बताता है कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर कितनी जल्दी किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी, यानी अवेलेबिलिटी क्या है वो भी प्रोडक्ट की बहुत जरूरी है। हमारे नेबरिंग रीजन में या हमारे मार्केट में कितनी जल्दी हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा डिपेंड करता है, इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कॉम्पेटेबिलिटी विद द प्रोडक्ट, यानी हमें बेस्ट रिजल्ट कैसे मिलेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैक? स्टैक की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? वंस आफ्टर द सिस्टम अंडरगोज द रेस्ट कंडीशन। जब हमारा सिस्टम रेस्ट कंडीशन के बाद फिर से ऑन होता है, तो स्टैक की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो उस टाइम पे स्टैक की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 07H। जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर को इनिशियलाइज करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो हमारे स्टैक की जो इनिशियल वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट वो होती है 07H। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड आर यूज फॉर एड्रेसिंग द ऑफ चिप डेटा? ऑफ चिप डेटा को एड्रेस करने के लिए कौन सी कमांड हम यूज करते हैं? एंड एसोसिएटेड कोड रिस्पेक्टिवली बाय डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर के थ्रू हम एक एसोसिएट कोड को या ऑफ चिप डेटा को एड्रेस करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं? तो अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम बेसिकली मूव एक्स और मूव सी कमांड का यूज करते हैं। अगर हमें डेटा को कॉपी करना है एक्सटर्नल मेमोरी से, तो हमेशा हम मूव एक्स कमांड का यूज करते हैं और मूव सी कमांड का यूज करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर राइटिंग कमांड्स ऑन एलसीडी। अगर हमें एलसीडी में कोई कमांड लिखनी है, तो हम RS पिन को क्या करेंगे? उसके लिए अगर हमें राइटिंग कमांड लिखनी है एलसीडी में, तो हम RS पिन को रीसेट करेंगे। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी एलसीडी में हमें कोई कमांड लिखनी होती है, तो हम जो RS पिन होती है उसको रीसेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रजिस्टर दैट इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज। वो रजिस्टर जिसका यूज हम करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करना है उसके मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए, वो रजिस्टर कौन सा है? तो वो रजिस्टर कहलाता है आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का ही हम यूज करते हैं होल्ड करने के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करना है उसके मेमोरी एड्रेस को।
तो यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी से माइक्रो कंट्रोलर इज 8 बिट देन हियर 8 बिट डिनोट द साइज ऑफ। अगर हम ये कहें कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है तो 8 बिट क्या डिनोट करता है? तो बेसिकली अगर हम कह रहे हैं कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है यानी वो 8 बिट डेटा को प्रोसेस कर रहा है एट अ टाइम, वो 8 बिट डेटा में कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा ALU का साइज 8 बिट का है। कई जगह आप ये क्वेश्चन रिपीट अगर देखते हो तो उसमें डेटा बस भी इसका आंसर दिया गया है, लेकिन डेटा बस गलत आंसर है, ALU ही इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि ए माइक्रो कंट्रोलर इज 8 बिट, अगर कोई माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है या 16 बिट का है तो उसका मतलब होता है कि वो 8 बिट डेटा को प्रोसेस करने के लिए कैपेबल है एट अ टाइम। कोई भी माइक्रो प्रोसेसर तभी 8 बिट डेटा को प्रोसेस करेगा जब उसका ALU 8 बिट का होगा, क्योंकि ALU ही डेटा को प्रोसेस करने का टास्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे यही लिखा है डेटा प्रोसेसिंग इज द टास्क ऑफ ALU एंड इफ ALU इज एबल टू प्रोसेस 8 बिट डेटा देन द डेटा बस शुड बी 8 बिट वाइड। तो डेटा बट कम से कम 8 बिट वाइड तो होगी ही, क्योंकि डेटा बस का काम होता है डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर करना, लेकिन डेटा को प्रोसेस करने का काम है ALU का। तो ALU इसका राइट आंसर है। कई जगह डेटा बस भी इसका आंसर दिया रहता है लेकिन वो गलत है, ALU करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइक्रो कंट्रोलर एट लीस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ। एक माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या चीजें कम से कम होती हैं? तो ALU में CPU होता है, रैम होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, टाइमर, काउंटर, सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो C इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर्स, मैक्सिमम कंपोनेंट्स लगे होते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर में। तो यहाँ पे देखिए ए माइक्रो कंट्रोलर एट लीस्ट कंसिस्ट ऑफ CPU विथ रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर। इसमें इन सब के साथ साथ कुछ और भी पेरिफेरल हो सकते हैं, जैसे आपके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट, और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। लेकिन ये जो कंपोनेंट है मेमोरी यानी रैम, रोम, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट और टाइमर और CPU, ये हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं एक माइक्रो कंट्रोलर में। तो C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है डैश सिग्नल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। कौन सा सिग्नल डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है? RTS सिग्नल, DTS, RTS एंड DTS एंड नन ऑफ द मेंशन। RTS सिग्नल जो होते हैं वो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट टू सेंड कंट्रोल सिग्नल, यानी जब भी रिक्वेस्ट होगी तब डेटा सेंड होगा। जो DTR सिग्नल होते हैं वे डेटा टर्मिनल रेडी कंट्रोल सिग्नल होते हैं। ये सिग्नल DTA के करेंट स्टेटस को बताते हैं, जबकि रिक्वेस्ट RTS सिग्नल जो है रिक्वेस्ट टू सेंड कंट्रोल सिग्नल है, यानी जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा सेंड होगा। तो ये वाले जो कंट्रोल सिग्नल है RTS वो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है AT89C2051 हैज रैम ऑफ। इस माइक्रो कंट्रोलर में रैम कितने साइज की होगी? तो बेसिकली ये AT89 ये हमारा एटमेल माइक्रो कंट्रोलर की एक सीरीज है और इसकी जो रैम होती है वो 128 बाइट्स की होती है। तो A इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे यही लिखा है इट हैज 128 बाइट ऑफ रैम इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इफ वी पुश डेटा ऑन टू द स्टैक। अगर हम स्टैक में डेटा कोई पुश करते हैं देन द स्टैक पॉइंटर, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी जब भी हम डेटा को पुश करते हैं स्टैक में? तो यहाँ पे देखिए जब भी हम डेटा को पुश करते हैं स्टैक में, पुश करने का मतलब है अगर आपका मान लीजिए ये स्टैक एरिया है मेमोरी का, ठीक है, ये स्टैक है हमारा मेमोरी का, तो अगर हम डेटा आइटम को इंसर्ट करते हैं स्टैक में तो वो कहलाता है पुश ऑपरेशन। और पुश ऑपरेशन में
में जब भी हम डेटा को इंसर्ट करते हैं स्टैक एरिया में, तो स्टैक पॉइंटर हमेशा 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है, +1 हो जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है, इफ वी पुश एलिमेंट ऑन टू द स्टैक देन द स्टैक पॉइंटर इंक्रीज विथ एवरी पुश ऑफ एलिमेंट। जब भी हम स्टैक पॉइंटर में डेटा को एंटर करेंगे तो स्टैक पॉइंटर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट विथ एवरी पुश, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां मैं लिखना भूल गई हूं, तो ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ आर द स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग अफेक्टेड इफ द राइट इंस्ट्रक्शन। अगर हमारे पास ये दो इंस्ट्रक्शन है, यानी अगर हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमारे कौन से कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग का स्टेटस क्या होगा। तो इस स्टेटस को निकालने के लिए आपको एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा इन दोनों डेटा के बीच में। यानी यहाँ पे जो ये मूव इंस्ट्रक्शन दिया है, ये वाला डेटा ए और ये, इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करना है, क्योंकि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि मूव दिस इमीडिएट डेटा इनटू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो पहले इंस्ट्रक्शन से हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ये डेटा मूव करेंगे, और दूसरा इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि ऐड ए कॉमा इमीडिएट डेटा, यानी इमीडिएट डेटा को ऐड करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के डेटा के साथ। तो जब हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि हमारे कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग की पोजीशन या स्टेटस क्या है। तो वो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, हमारे पास एक डेटा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो स्टोर है वो क्या हो गया, मूव इंस्ट्रक्शन से हमें ये डेटा मूव करना है एक्यूमुलेटर में। तो पहला डेटा हो गया F5H। दूसरा डेटा हमारे पास क्या है, इमीडिएट डेटा है 0BH। तो ये 0BH है। सबसे पहले हम इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो F5 को हम कन्वर्ट करेंगे तो F हो जाएगा 1 1 1 1 और 5 होता है बाइनरी में 0 1 0 1। ऐसे ही 0B, H फॉर हेक्साडेसिमल है यहाँ, ठीक है। तो 0B में 0 का कन्वर्जन होगा बाइनरी कन्वर्जन 0 0 0 0 और B का होगा 1 0 1 1। अब इन दोनों के बीच में हमें बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है। तो मे भी आपको बाइनरी एडिशन आता होगा, अगर आपको नहीं आता तो पहले बाइनरी कन्वर्जन सीखिए, क्योंकि वो हमें क्लास 10th और 12th में ही सिखा दिया जाता है। तो बाइनरी कन्वर्जन सीखो, उसके बाद आप ये सॉल्व कर पाओगे। बाइनरी कन्वर्जन का रूल कहता है 1 + 1 0 विथ कैरी 1। जब भी हम बाइनरी में 1 को 1 के साथ प्लस करते हैं तो 0 विथ कैरी 1 आती है। तो आंसर 0 आ गया, कैरी 1 हो गई। अब हम करेंगे फिर ये वाला 1 और ये 1, 1 + 1 अगेन 0 विथ कैरी 1, फिर 1 + 1 0 विथ कैरी 1, फिर 1 + 1 0 विथ कैरी 1, उसके बाद फिर 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, ऐसे ही करते जाएंगे। लास्ट में 1 + 1 0 विथ कैरी 1। तो अगर हमारी कैरी ये जनरेट हो रही है और आंसर ये जनरेट हो रहा है, तो कौन कौन से फ्लैग अफेक्ट होंगे। सबसे पहले हमारा कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा, क्योंकि लास्ट में अगर कैरी जनरेट होती है तो कैरी फ्लैग बिट सेट हो जाता है 1, मतलब देयर इज ए कैरी आउट फ्रॉम D7। अगर D7 के बाद D8 में कोई कैरी आती है तो हमारा कैरी फ्लैग बिट 1 पे सेट हो जाता है। दूसरा है रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ 1 दिए गए हैं। तो रिजल्ट में अगर नंबर ऑफ 1 इवन होते हैं तो पैरिटी फ्लैग बिट 0 होता है। अगर नंबर ऑफ 1s ऑड होते हैं तो पैरिटी फ्लैग बिट 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ 1 0 है तो पैरिटी फ्लैग बिट 0 हो गया। तीसरा हमें देखना है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कहता है कि अगर हम ये एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं और D3 के ऑपरेशन के बाद अगर D4 बिट में कैरी जनरेट होती है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 सेट होता है।
तो यहाँ पे आप देखिए ये D3 नंबर की बिट है, ये D0 है, D1, D2 और ये D3। तो D3 का अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यानी 1 + 1 कर रहे हैं D3 में, तो आंसर आ रहा है 0 विथ कैरी 1। D4 में कैरी आएगी तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 पे सेट हो जाएगा। तो जब हम इस तरह से एडिशन करेंगे तो हमारी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग की वैल्यू ये होंगी। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? हमारा बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी में देखिए कैरी फ्लैग 1 है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी 1 है और पैरिटी फ्लैग 0 है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, JZ और JNZ इंस्ट्रक्शन चेक आउट द कंटेंट ऑफ विच रजिस्टर। ये दोनों JZ और JNZ रजिस्टर जो हैं वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो किस रजिस्टर के कंटेंट को चेक करते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए JZ और JNZ ये इंस्ट्रक्शन कौन से टाइप के इंस्ट्रक्शन हैं। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे जंप इंस्ट्रक्शन हैं और ये इंस्ट्रक्शन चेक करते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट। अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। ये दोनों जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे जंप इंस्ट्रक्शन हैं और ये चेक करते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट को, और अगर चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू आती है या सेटिस्फाई आती है तब हम जंप करते हैं एक पर्टिकुलर टारगेट एड्रेस लोकेशन पे और वहां से डेटा को फेच करते हैं। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन किसको चेक करते हैं? एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट को, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई या ट्रू आए तब हम जंप करते हैं उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस या टारगेट एड्रेस पे। तो इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अनलाइक माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर मेक यूज ऑफ बैटरीज बिकॉज दे हैव। अनलाइक माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर में बैटरी का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें लो पावर कंजम्पशन होता है। इसका बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो CMOS टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। यानी माइक्रो कंट्रोलर को हम VLSI टेक्नोलॉजी में बनाते हैं और VLSI टेक्नोलॉजी में 2-3 टेक्नोलॉजी होती है, CMOS, HMOS। तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली CMOS टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं और CMOS टेक्नोलॉजी से जो भी कंपोनेंट बनाए जाते हैं उनमें पावर कंजम्पशन कम होता है, इसीलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन आर ए टाइप ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन। क्या पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन कॉल इंस्ट्रक्शन का एक टाइप है? तो नहीं, पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये कॉल इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेनेशन लिखा होगा, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन आर नॉट कॉल इंस्ट्रक्शन। ये दोनों कॉल इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये दोनों हमारे स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन डेटा को स्टैक में पुश करने के लिए यानी इंसर्ट करने के लिए और डेटा को स्टैक से निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में मूव करने के लिए नहीं किए जाते। जबकि जो हमारे कॉल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जंप करने के लिए या उस मेमोरी लोकेशन को कॉल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, what is the time taken by one machine cycle if crystal oscillator frequency is 20 megahertz? अगर हमारे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज है तो एक मशीन साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक मशीन साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? वो कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले से, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12। तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 20 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 12। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.6 माइक्रोसेकेंड्स। तो इतना टाइम हमें टोटल लगता है जब हम एक मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट करने में। तो टाइम टेकन बाय वन मशीन साइकिल इज कैलकुलेटेड बाय द इनवर्स ऑफ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव A,05H? इस इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है? तो बेसिकली ये एक मूव इंस्ट्रक्शन है। एक मूव इंस्ट्रक्शन में अगर
डायरेक्ट 05H दिया हुआ है, तो इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है कि जो भी डेटा इस मेमोरी एड्रेस में प्रेजेंट है उसको कॉपी करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। इसका ये मीनिंग हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एड्रेस 05H इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इस डेटा में, इस मेमोरी एड्रेस में जो भी डेटा है उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दीजिए। अगर इसी इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सामने हैश लगा होता तो ये रिप्रेजेंट करता कि ये 05H एक इमीडिएट डेटा है और इस इमीडिएट डेटा को ही मूव करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। लेकिन क्योंकि हैश नहीं लगा हुआ है इसमें, क्योंकि हैश नहीं लगा है अब इस इंस्ट्रक्शन में, तो ये बताएगा कि ये एक मेमोरी एड्रेस है और जो डेटा इस मेमोरी एड्रेस में प्रेजेंट है उसको मूव करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, द अपर 128 बाइट ऑफ इंटरनल डेटा रैम फ्रॉम 80H टू FFH यूजली रिप्रेजेंट। जो अपर 128 बाइट होती है इंटरनल डेटा मेमोरी की, उसके 80H से लेकर FFH को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो अपर 128 बाइट होती है रैम की, उसको हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं डिटेल में, वहां पे आप जाके देखिए कि जो 128 बाइट होता है अपर रैम का इंटरनल डेटा मेमोरी का, और इंटरनल डेटा मेमोरी के लिए हम बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर में रैम का यूज करते हैं। तो उस 128 बाइट रैम को हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द पोर्ट एक्ट एज द 16-बिट एड्रेस लाइन फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। कौन सा पोर्ट एक 16-बिट एड्रेस लाइन की तरह यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए? इसमें पोर्ट 0 और पोर्ट 2 को हम यूज करते हैं 16-बिट एड्रेस लाइन की तरह, जिसमें पोर्ट 0 लोअर बिट एड्रेस लाइन की तरह यूज होता है और पोर्ट 2 हायर बिट एड्रेस लाइन की तरह यूज होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन प्रोसेस। बूलियन प्रोसेस में बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है? तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट बिट, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है तो ये भी हमारा बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है। सेट बिट, क्लियर बिट, ये सारे बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है। तो ऑल ऑफ द एवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच लोकेशन स्पेसिफाई द स्टोरेज और लोडिंग ऑफ वेक्टर एड्रेस ड्यूरिंग द इंटरप्ट जनरेशन। इंटरप्ट जनरेशन में कौन सी लोकेशन स्पेसिफाई करती है स्टोरेज और लोडिंग वेक्टर एड्रेस? तो बेसिकली जो प्रोग्राम काउंटर की होता है वो बताता है वेक्टर एड्रेस ड्यूरिंग द इंटरप्ट जनरेशन। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेशल फंक्शन रजिस्टर प्ले ए वाइटल रोल इन द टाइमर काउंटर मोड सेक्शन प्रोसेस बाय एलोकेटिंग द बिट इन इट। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में से कौन सा रजिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइमर काउंटर मोड में? अगर हमें बिट एलोकेशन को सेलेक्ट करना है, यानी अगर हमें टाइमर काउंटर मोड सिलेक्शन प्रोसेस में किसी बिट को एलोकेट करना है, तो कौन सा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो वो है हमारा टी मोड रजिस्टर। तो इसके लिए आपको टी मोड रजिस्टर और टी कॉन रजिस्टर्स क्या होते हैं, उनके ऑपरेशन क्या है, वो अच्छे से पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज इट नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई द बॉड रेट टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड। कितने नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड सेंड हो रहे हैं वो बॉड रेट में स्पेसिफाई करना क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि इसमें जब भी हम बिट ट्रांसफर करते हैं तो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगी होती है। इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज नॉट द फीचर ऑफ 16-बिट माइक्रो कंट्रोलर। इनमें से कौन सा 16-बिट माइक्रो कंट्रोलर का फीचर नहीं है?
तो 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर में राज प्रोग्राम और डेटा मेमोरी स्पेस होता है, हाई स्पीड होती है, इनपुट आउटपुट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट पिन नंबर देयर इज EA पिन विच स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। इनमें से कौन से पिन नंबर पे हम एक्सटर्नल एक्सेस पिन का देते हैं एक्सटर्नल इनपुट को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि पिन नंबर 31 में हम EA इनपुट सिग्नल देते हैं जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल इनपुट को एक्सेस कर सकते हैं, और इसको हम इनेबल और डिसेबल करके एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग करते हैं। तो इसका आंसर है डी, पिन नंबर 31 में हम EA पिन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ डज द माइक्रो कंट्रोलर कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल मेमोरी और पेरिफेरल। हमारा माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल मेमोरी और पेरिफेरल से कैसे कम्युनिकेट करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर इनपुट आउटपुट पोर्ट की हेल्प से एक्सटर्नल मेमोरी और पेरिफेरल से कम्युनिकेट करता है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर डिसाइडेड बाय ए प्रोसेसर और द CPU ऑफ कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। कौन सा ऑर्डर हमारा प्रोसेसर फॉलो करता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना होता है तो प्रोसेसर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करता है प्रोग्राम मेमोरी से। उसके बाद फैच करने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, और डिकोड करने के बाद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन फैच करता है प्रोग्राम मेमोरी से, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए, और उसके बाद डिकोडिंग के बाद वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द परफॉर्मेंस एंड द कंप्यूटर कैपेबिलिटी अफेक्ट बाय इंक्रीजिंग इट इंटरनल बस विड्थ। हम कैसे किसी भी कंप्यूटर के कैपेबिलिटी को या परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं उसकी इंटरनल बस विड्थ को इंक्रीज करके। अगर हम किसी भी डिवाइस की इंटरनल बस विड्थ को इंक्रीज करते हैं तो उसकी हम कैपेबिलिटी को और उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं, यानी बेटर करते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, एज द बस विड्थ इंक्रीजेस द नंबर ऑफ बिट कैरीज बाय बस एट अ टाइम इज ऑल्सो इंक्रीजेस, सो द रिजल्ट इज द टोटल परफॉर्मेंस एंड कंप्यूटर कैपेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर हम इंटरनल बस विड्थ को बढ़ाते हैं तो किसी भी कंप्यूटर की या सिस्टम की कैपेबिलिटी और उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मैनी बाइट्स ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी। बिट एड्रेसेबल मेमोरी के कितने बाइट्स प्रेजेंट होते हैं 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर में। तो आंसर है इसका 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैव 16 बाइट ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के 16 बाइट बिट एड्रेसेबल मेमोरी में होते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मूव ए कॉमा @R1 विल। ये इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है ये इंस्ट्रक्शन। तो ये बेसिकली एक रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है, और ये इंस्ट्रक्शन हमसे कहता है कि उस कंटेंट को, उस डेटा को कॉपी करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जिसका मेमोरी एड्रेस स्टोर है R1 रजिस्टर में। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूं कि ये इंस्ट्रक्शन हमें कहता है कि उस डेटा को कॉपी करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जिसका मेमोरी एड्रेस स्टोर है R1 रजिस्टर में। तो ये एक रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दिस एड्रेसिंग मोड एड्रेस ऑफ द डेटा इज गिवन इन द रजिस्टर ऑपरेंड। हियर द वैल्यू inside R1 is considered as a register which hold the data which is to be transferred to accumulator register। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, copy the content of memory whose address is in R1 register to the accumulator register। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है,
Which is the file extension is used to load in a microcontroller to execute an instruction? अगर माइक्रो कंट्रोलर में हमें कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है तो हमें फाइल एक्सटेंशन कौन सा यूज करना होगा? तो उसके लिए हम .hex फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है, विच कंट्रोल सिग्नल्स इज जनरेटेड बाय टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर? कौन से कंट्रोल सिग्नल हमारी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट जनरेट करती है? अगर हमें कोई ऑफ चिप डिवाइस को या ऑफ चिप कंपोनेंट को एक्सेस करना हो अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल टाइमिंग, अगर हमें किसी ऑफ चिप डिवाइस को एक्सेस करना है तो 8051 की टाइम और कंट्रोल यूनिट कौन से सिग्नल जनरेट करती है? तो वो जनरेट करती है ALE सिग्नल, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल, PSEN सिग्नल और RD एंड WR सिग्नल, यानी रीड और राइट सिग्नल। ऑल ऑफ द एबव। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज इंटरनल रैम मेमोरी ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर? 8051 माइक्रो कंट्रोलर की इंटरनल रैम मेमोरी कितनी होती है? 128 बाइट की होती है इंटरनल रैम मेमोरी 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइमर्स और काउंटर्स 8051 माइक्रो कंट्रोलर है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने टाइमर काउंटर्स होते हैं? तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली 2 टाइमर्स और काउंटर होते हैं। ये बेसिकली टाइमर 0 और टाइमर 1 होते हैं। ये टाइमर की तरह भी यूज किए जाते हैं और काउंटर की तरह भी यूज किए जाते हैं। टाइमर 0 और टाइमर 1 ये दोनों 16 बिट वाइड होते हैं। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल असाइनिंग एनी इंस्ट्रक्शन एज रजिस्टर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन? अगर किसी इंस्ट्रक्शन को हमको रजिस्टर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की तरह शो करना है तो कौन सा ऑपरेटर हमें लगाना होगा? तो उसके लिए हमें सी नंबर @ का सिंबल यूज करना पड़ेगा। इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा किसी इंस्ट्रक्शन को अगर हमें रजिस्टर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की तरह डिफाइन करना है तो। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, मूव @R0A। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि ये जो @ का साइन है वो बता रहा है कि ये एक रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। और ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको कॉपी करो उस मेमोरी लोकेशन में जिसका एड्रेस R0 रजिस्टर में प्रेजेंट है। तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following comes under the index addressing mode? ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड किसके अंदर आता है? कौन सा इंस्ट्रक्शन इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर आता है? तो ये बी नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है वो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर आता है। यहाँ पे देखिए, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड स्टैंड्स फॉर दैट इंस्ट्रक्शन वेयर द बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो इंडेक्स्ड विद द 16 बिट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हेन वी ऐड 2 नंबर, जब भी हम 2 नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है? द डेस्टिनेशन एड्रेस मस्ट ऑलवेज बी। तो जब भी हम 2 नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस हमेशा एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। यानी जब भी 2 नंबर को हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें रिजल्ट स्टोर करना होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो यहाँ पे यही लिखा है एक्सप्लेनेशन में, फॉर एडिशन पर्पस द डेस्टिनेशन एड्रेस मस्ट ऑलवेज बी एन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। मान लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया है ADD A,R0। तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एडिशन परफॉर्म करो उस डेटा के साथ जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में प्रेजेंट है और जो R0 रजिस्टर में प्रेजेंट है, और उसका जो रिजल्ट आए उसको स्टोर करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो हर बार हमें डेटा को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही स्टोर करना है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो गया? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, इन 8 बिट साइन नंबर ऑपरेशन
ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट टू बी 1 इफ, अगर हम 8 बिट साइन नंबर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ओवरफ्लो फ्लैग बिट कब सेट होगी 1 पे। तो ये दिया हुआ है कि अगर 8 बिट साइन नंबर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो जब भी कैरी जनरेट होती है D6 और D7 नंबर बिट में, तो ओवरफ्लो फ्लैग बिट जो है वो सेट हो जाती है। यानी जब भी आपकी कैरी जनरेट होगी लास्ट में, अगर आपने पूरा एडिशन कर लिया है और कैरी लास्ट में जनरेट होगी, जो अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल करके दिखाया था एडिशन का, उसमें आप देखो D7 नंबर की लोकेशन में कैरी जनरेट होती है, और अगर D7 में कैरी जनरेट होती है तो ओवरफ्लो फ्लैग बिट जो है वो 1 पे सेट हो जाती है। तो D इसका करेक्ट ऑप्शन है। D7 और D6 बिट में अगर कैरी जनरेट होगी तो ओवरफ्लो फ्लैग बिट जो है वो 1 सेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 है ऑटो रीलोड मोड। ये जो ऑटो रीलोड मोड होता है इज अलाउड इन विच मोड ऑफ द टाइमर, टाइमर के किस मोड में अलाउ होता है, तो वो टाइमर के सेकेंड मोड में अलाउ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो रीलोड इज अलाउड इन मोड 2 ऑफ द टाइमर बिकॉज हियर इन दिस मोड वी डोंट नीड टू लोड द काउंट अगेन एंड अगेन इन द रजिस्टर, क्योंकि इसमें हमें बार बार काउंटर में काउंट वैल्यू लोड करने की जरूरत नहीं होती, वो रीलोडिंग ऑटोमेटिकली होती जाती है उसमें। तो मोड 2 में ऑटो रीलोडिंग जो है वो अलाउड होती है टाइमर ऑपरेशन में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक दैट इज बीइंग यूज्ड एज द क्लॉक सोर्स ऑफ द टाइमर। कौन सी फ्रीक्वेंसी क्लॉक की हम यूज करते हैं क्लॉक सोर्स की तरह टाइमर में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक सोर्स फॉर द टाइमर इज इक्वल टू f/12। f/12 फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं क्लॉक सोर्स की तरह टाइमर में। तो इसका आंसर हो गया कंट्रोलर्स क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12। f हो गया क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय 12। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। इनमें से कौन से सिग्नल फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करते हैं, तो आरटीएस सिग्नल, डीटीएस, आरटीएस एंड डीटीएस एंड नन ऑफ द मेंशन। आरटीएस सिग्नल जो होते हैं वो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट टू सेंड कंट्रोल सिग्नल, यानी जब भी रिक्वेस्ट होगी तब डेटा सेंड होगा। जो डीटीआर सिग्नल होते हैं वे डेटा टर्मिनल रेडी कंट्रोल सिग्नल होते हैं। ये सिग्नल डीटीए के करंट स्टेटस को बताते हैं, जबकि रिक्वेस्ट आरटीएस सिग्नल जो है रिक्वेस्ट टू सेंड कंट्रोल सिग्नल है, यानी जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा सेंड होगा। तो ये वाले जो कंट्रोल सिग्नल है आरटीएस वो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने में यूज होते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूज ऑफ फ्रेमिंग इन एसिंक्रोनस मीन ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जो एसिंक्रोनस मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसमें फ्रेमिंग को बेस्ट किसने डिस्क्राइब किया है इन स्टेटमेंट्स में से। तो फ्रेमिंग में हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आपको एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो एक ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ कि सिंक्रोनस मतलब होता है कि ट्रांसमीटर कब डेटा सेंड कर रहा है वो रिसीवर को पता है पहले से, और डेटा कब स्टॉप हो रहा है यानी खत्म हो रहा है वो भी रिसीवर को पता है। यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर अगर सिंक्रोनाइज हैं तो उनको डेटा सेंड करने का टाइम और रिसीव करने का टाइम पता होता है। लेकिन अगर हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर एसिंक्रोनाइज्ड हैं, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं है, तो उनको ये बताने के लिए कि कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हो रहा है कब स्टॉप हो रहा है, उसके लिए हम डेटा के आगे एक स्टार्ट बिट लगा देते हैं और डेटा के पीछे एक स्टॉप बिट लगा देते हैं। जैसे ही हमारे रिसीविंग डिवाइस को स्टार्ट बिट मिलता है तो वो ये समझ जाता है कि फ्रेम स्टार्ट हो गया है, और लास्ट में उसको जब स्टॉप बिट मिलता है तो वो ये समझ जाता है कि डेटा जो है वो स्टॉप हो गया है। तो इस तरीके से हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करते हैं बाय यूजिंग स्टार्ट और स्टॉप बिट।
तो बी इसका करेक्ट आंसर है। एसिंक्रोनस मोड में हमें कम्युनिकेशन करने के लिए स्टार्ट और स्टॉप बिट लगाना पड़ता है डेटा को सेंड करने के पहले। स्टार्ट बिट पहले लगाएंगे, लास्ट में स्टॉप बिट लगाएंगे, तब कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये देखिए बी करेक्ट आंसर है। इट टेल्स अबाउट द स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ डेटा विच इज टू बी ट्रांसमिट और रिसीव है। यहाँ पे दिया भी है, इन डेटा फ्रेमिंग इन एसिंक्रोनस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेटा इज पैकेट बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट. This is done so as to tell the another computer about the start and end of the data. Next question number 43 है, what is the difference between UART and USART communication? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि UART का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर, और USART का मतलब होता है यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो एक मोड जो है वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, और UART केवल एसिंक्रोनस मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताता है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच डिवाइस आर स्पेसिफिकली बीइंग यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सीरियल टू पैरेलल और फ्रॉम पैरेलल टू सीरियल रिस्पेक्टिवली। किस डिवाइस का हम यूज करते हैं सीरियल को पैरेलल में और पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करने के लिए? तो बेसिकली अगर हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं तो इन रजिस्टर्स की हेल्प से हम सीरियल को पैरेलल में और पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सम रजिस्टर्स लाइक पैरेलल इन सीरियल आउट एंड सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर का हम यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए सीरियल और पैरेलल डेटा को, और वाइस और वर्सा। तो ये कुछ रजिस्टर्स होते हैं उनका यूज करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ में लिख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, विच पिन ऑफ द एक्सटर्नल हार्डवेयर इज सेट टू एग्जिबिट INT0 इंटरप्ट। INT0 इंटरप्ट के लिए कौन सी एक्सटर्नल हार्डवेयर की पिन बनाई गई है? तो वो पिन है पिन नंबर 12, जिससे हम INT0 एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है INT0 इंटरप्ट इज caused when pin number 12 is in the hardware of 8051 controller is enabled with a low level pulse। अगर हमारी 12 नंबर पिन जो है 8051 में वो इनेबल हो जाती है तो हम एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो शो करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिट ऑफ द आई रजिस्टर इज यूज टू इनेबल ट्रांसमिशन और रिसीवन इंटरप्ट। कौन सा बिट जो है आई रजिस्टर का उसका हम यूज करते हैं ट्रांसमिट डेटा और रिसीव डेटा इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए? तो जो IED4 नंबर की बिट होती है उसका हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है IED4 इज यूज टू इनेबल RS इंटरप्ट और द सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट। डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए हम IED4 का यूज करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हेन एन इंटरप्ट इज इनेबल, जैसे ही कोई इंटरप्ट माइक्रो कंट्रोलर में इनेबल होता है, देन वेयर डज द पॉइंटर मूव इमीडिएटली आफ्टर दिस इंटरप्ट हैज अकर। जैसे ही 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कोई इंटरप्ट इनेबल होता है या अकर होता है तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पॉइंटर कहाँ पे मूव कर जाता है या किस लोकेशन को इंडिकेट करता है कि जैसे ही कोई इंटरप्ट अकर होता है माइक्रो कंट्रोलर में तो जो माइक्रो कंट्रोलर का पॉइंटर है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जंप कर जाता है और उसको पॉइंट करता है। वो मेमोरी लोकेशन कहलाती है हमारी इंटरप्ट वेक्टर टेबल, और इस इंटरप्ट वेक्टर टेबल में एड्रेस लिखे होते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन के। ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम होते हैं। जब भी कोई इंटरप्ट आता है तो इन स्मॉल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या फैच करने के लिए हमारा पॉइंटर इंटरप्ट वेक्टर टेबल में मूव कर जाता है या पॉइंट आउट करता है। और इंटरप्ट वेक्टर टेबल में एड्रेस लिखे होते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन के।
जिनका यूज करके हमें इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरप्ट पॉइंटर इज मूव टू द फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन RETI इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन पॉइंटर विल मूव टू विच लोकेशन इन द प्रोग्राम। जब भी RETI इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद पॉइंटर किस प्रोग्राम की लोकेशन में मूव कर जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा बी, इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वेयर इंटरप्ट इज अकर। ये इसका करेक्ट आंसर है और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दिया है कि जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो हमेशा जो प्रोग्राम काउंटर का पॉइंटर होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उस पे मूव कर जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिन ऑफ LCD इज यूज फॉर एडजस्टिंग इट कंट्रास्ट। LCD की कौन सी पिन का हम यूज करते हैं कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि पिन नंबर 3 का LCD में हम यूज करते हैं कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखा है पिन नंबर 3 इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द कंट्रास्ट ऑफ LCD। LCD के कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए हम पिन नंबर 3 का यूज करते हैं। तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस यानी बेस्ट 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज थी। ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी आपके जितने भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो सारे सीरीज को, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, उनके एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िए। 1 या 2 बार अगर आप इनको कर लोगे पूरे क्वेश्चंस को तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो 2-3 बार इन क्वेश्चंस को आप करिए। इस तरह के और भी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेकर आऊंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।